सभी को नमस्कार। आज के 70वें सेशन में मुख्य रूप से दो चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, जिसमें पहला है कि एक विज्ञान वर्ग का जो विद्यार्थी है उसके इस तैयारी के दौरान एक टेस्ट सीरीज किस प्रकार से उसके हेल्पफुल हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है उसकी परीक्षा तक, और किस प्रकार की टेस्ट सीरीज उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है या उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और जितने भी इससे संबंधित सवाल हैं, तो 7-8 मिनट के सेशन में मैं उन पर चर्चा करूंगा। उसके बाद हमारा कल जो हमने सेशन का जो शेड्यूल का वीडियो डाला था उसके अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी। फिजिक्स की हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो वो सर फिजिक्स के बारे में भी आपको आगामी 5 मिनट के अंदर बताएंगे। तो मैं मेरी बात शुरू करूं तो उसके लिए एक ही एक बात बार बार, काफ़ी पिछले आप सबको पता ही है कि हम 2023 सितंबर से टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में ऑल राजस्थान के अंदर इस प्रकार की जो आपको टेस्ट सीरीज है, जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित और वीडियो सॉल्यूशन वाली जो टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की पहली टेस्ट सीरीज है जो पूर्ण रूप से वीडियो सॉल्यूशन पर आधारित है। हाँ, कुछ टेस्ट सीरीज आई बीच में, चल भी रही है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उभर नहीं पाए। कारण था कि आप जब तीनों सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देते हैं तो वहाँ हमें पूरा प्रॉपर स्टाफ की आवश्यकता होती है। एज ए हमारा जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस एक तरह से आप इसको थ्योरेटिकल ना समझे, ऑब्जेक्टिव सिलेबस को आप तक पहुंचाने के लिए, डिफाइन करने के लिए प्रॉपर पूरी टीम की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति केमिस्ट्री का है या कोई बायो का है या फिजिक्स का है, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन जब तीनों सब्जेक्ट की हम बात करें तो वहाँ थोड़ा सा मुद्दा अलग है, काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। उसके बाद प्रश्नों को बनाना, प्रश्नों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको राजस्थान बोर्ड की बुक देखनी पड़ती है, एनसीईआरटी को देखना पड़ता है, पुराने पेपर्स देखने पड़ते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। तो आप जब इस परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद काफ़ी गलतियां भी, काफ़ी एरर भी इस टेस्ट के अंदर रहते हैं, तो उनको सुधारना काफ़ी मशक्कत वाला और काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो इस क्षेत्र में टिक पाना आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है, आप सबको पता है। क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे हमें ये नहीं पता होता है कि आगे किस प्रकार का हमें माहौल या किस प्रकार के बच्चे या किस प्रकार का सिलेबस ये पूरा रहेगा। तो उसमें हमें काम करने के लिए कम से कम 1.5-2 साल भारी संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष के अंदर आपको एक बच्चे पर भी काम करना पड़ सकता है, 2 बच्चों पर भी, 3 बच्चों पर भी, पूरी टीम 2 या 3 बच्चों, 5 बच्चों, छोटे 70 के ऊपर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं और काम करते हैं, जब बच्चे कंटेंट देखते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बाद में ऐसा विचार आपके दिमाग में नहीं आता है कि किस प्रकार से ये टेस्ट बनाते हैं, किस प्रकार से हमें हमारे तक ये टेस्ट सीरीज पहुंचती है। क्योंकि जब पिछले 70 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2023 के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर जब इसको शुरू किया गया था, तो उस समय केवल 3 या 4 बच्चों पर ऑफलाइन थे, और ऑनलाइन के माध्यम से मुश्किल से कोई 20-30 बच्चों, 50 बच्चों के उसको शुरू किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से बच्चे बढ़ते गए, विश्वास बढ़ता गया टेस्ट सीरीज के, क्योंकि टेस्ट सीरीज विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अलग है। जब हम अन्य क्षेत्र के अंदर देखें, या आर्ट्स के अंदर या जीके के टेस्ट सीरीज देखें, तो वहाँ आपको सीधे कहीं से उठाया और आपको प्रश्न दे दिया। लेकिन जब विज्ञान में हम प्रश्नों को देखते हैं, उनका पैटर्न देखते हैं, उन प्रश्नों को हम हल करते हैं या आगे बच्चे तक जब पहुंचाते हैं, तो प्रॉपर वे में आप जब तक उस चीज़ को कंटेंट अच्छा नहीं दे पाएंगे। वही बात सिलेबस वाली है कि जैसे हम सिलेबस किसका लें, सिलेबस किसका अच्छा है, उसका अच्छा होगा जो व्यक्ति मेहनत करेगा। उसी तरह टेस्ट सीरीज भी आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपने पहले काफ़ी हमारे सॉल्यूशन जो यूट्यूब पर डाले गए हैं वो देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आपको पीपीटी उसके अंदर दी जाती है। उसके साथ साथ आपको पूरा एक एक प्रश्न का, हर ऑप्शन के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये ऑप्शन इस प्रकार से नहीं है, ये है। तो चारों ऑप्शन एक प्रश्न के जब हम खंगालते हैं तो उसमें काफी समय भी लगता है, और उस प्रकार का प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर समय के ऊपर टेस्ट आयोजित करना काफी एक तरह से आपको असंभव सा होता है। आप उसको संभव स्थिति में लाते हैं, तो उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी टीम की आवश्यकता होती है। इस पर हमारी जो पूरी टीम है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, अब तक खरी उतरी है, आप सबको पता है। क्योंकि 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर हमने 4 बैच निकाले थे, और पहला बैच हमने सेकेंडरी एजुकेशन के 19 तारीख से शुरू किया है, जो प्रॉपर आपके सामने चल रहा है। तो आप जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था। कि जो विद्यार्थी, चाहे आप सिलेबस ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप सिलेबस ऑफलाइन कर रहे हैं, आपने एक बार यदि सिलेबस कर लिया, तो उसको करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसमें सवाल निकालने होते हैं। और जब तक आप सवाल नहीं निकालते हैं, तो आपका वो जो कोर्स है वो किसी काम का नहीं। चाहे आपने नोट्स बना रखे हैं, थ्योरी कितनी भी पढ़ रखी हो, जब तक आपको सवाल उससे संबंधित नहीं है, आप एक टॉपिक के ऊपर प्रयास करें कि 20, 30, 40 सवाल आप निकालें,
उसके बाद आप खुद की जांच के लिए इस प्रकार से प्रश्नों का आपको एक संग्रह मिले टेस्ट के माध्यम से, ये एकमात्र माध्यम है जिससे आप अपनी जांच कर सकते हैं। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, टीचिंग मेथड इनका सब्जेक्टिव मतलब एक तरह से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस एक तरह से आपको टेस्ट के रूप में मिले, ताकि आप उस टॉपिक की पूर्ण जांच कर सकें कि हमने इस टॉपिक को कितना पढ़ा है, हमारे कितने सवाल सही हुए हैं, प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा उस पैटर्न के बारे में कि वास्तव में मैंने जो पढ़ा है थ्योरी वो मैंने इस हिसाब से पढ़ी, और ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये इस हिसाब से नहीं है, इसका मतलब मुझे इन प्रश्नों के अनुसार अपनी जो थ्योरी है उसको दोबारा पढ़ना चाहिए, एक बार और देखना चाहिए। ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखते हैं। उसके बाद जैसे आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देना ठीक है, टेस्ट देने के बाद जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, विज्ञान का जो विद्यार्थी विशेष तौर से मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं, अब हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएंगे आपको। हमारी किताबें हैं जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर निकाल रखी है बायोकेमिस्ट्री, उसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है प्रॉपर वो आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मिलता है। और उनका मतलब तब ही है, तब आप उस सॉल्यूशन को इस तरीके से करें कि सॉल्यूशन होने के बाद आपको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। जैसे हमने आज टेस्ट लिया सेल बायोलॉजी का, फिजिक्स के अंदर जैसे ग्रेविटेशन हो गया, केमिस्ट्री के अंदर जैसे डी और एफ ब्लॉक हो गई, ये 3 टॉपिक हमने ले लिए। अब उन 3 टॉपिकों को पढ़ने के बाद आप क्या देखेंगे, आपने सॉल्यूशन को देख लिया, उसके बाद आपको प्रॉपर वे में उसी दिन, जैसे संडे को सॉल्यूशन आपको मिला तो संडे का पूरा दिन आपको उसी पर काम करना है, उसको देखना है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, हमें किस प्रकार के प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्नों को हमें करना है। अब इसमें कई बार बच्चे डिमोलाइज भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न निकालने की आदत नहीं है। आपने 11वीं में 12वीं में केवल थ्योरी पढ़ी है, बीएससी में थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद आपने जो कोचिंग की है वहां भी केवल आपने थ्योरी पढ़ी है, तो पिछले 6-7 साल से आप केवल क्या कर रहे हैं, थ्योरी पे काम कर रहे हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालेंगे तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत और उसकी समझ बढ़ती है आपकी उस टॉपिक के प्रति कि हमें वास्तव में इस प्रकार के प्रश्न निकालने चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, आपको पता है वहां थ्योरी के प्रश्न उतनी संख्या में नहीं पूछे जाते हैं। थ्योरी भी आपकी कब तैयार होगी, जब आप उसको ऑब्जेक्टिव रूप में लेके जाएंगे। आप वस्तुनिष्ठ रूप से केवल रटने से नहीं है। आपने देखा होगा 11वीं 12वीं के अंदर हम रटकर परसेंटेज ले आते हैं, लेकिन जब आप उन्हीं बच्चों को, उन टॉपर विद्यार्थी को भी आप ले लें, जब आप उनको सवाल देंगे उसमें से ऑब्जेक्टिव के, तो वो बच्चा उतनी संख्या में सवाल नहीं कर पाएगा। उसने थ्योरी में 100 में से 100 प्राप्त किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेथड पर जो बच्चा आएगा वो आपको 100 में से 70 पर आ जाएगा। इतना फर्क इसके अंदर रहता है। तो आपने थ्योरी जो पढ़ रखी है उसको प्रॉपर वे में ऑब्जेक्टिव रूप में उतारने में, ऑब्जेक्टिव रूप में परिवर्तित करने में समय लगता है। उसके साथ साथ टेस्ट के माध्यम से आप एक की नियमितता बन जाती है आपकी, कि हाँ मुझे आज फिजिक्स का जो टॉपिक मिला है, बायो का, केमिस्ट्री का, टीचिंग मेथड का, एक सप्ताह में मुझे ये 7 टॉपिक 4 टॉपिक तैयार करने हैं। आप उसके प्रति अच्छे तरीके से उनको आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगले 7 दिन का आपको टारगेट और मिलेगा। उससे क्या है कि आपका जो पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। कई बार हम केवल फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, कई बार हम बायो बायो पढ़ते हैं, कई बार हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और कई बार हम टीचिंग मेथड ही पढ़ते रहते हैं। तो उससे हमारा जो सब्जेक्ट है वो छूट जाते हैं। इसमें छूटने की संभावना नहीं है, आपको पूरा टारगेट मिलेगा। उसके बाद आप उसको करेंगे पूरा 7 दिन के, आप खुद पढ़ेंगे। 7 दिन पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट देंगे, तो आपका एक मूल्यांकन हो जाएगा कि हमने इतने प्रश्न पढ़े, इस प्रकार से पढ़े, इतनी थ्योरी पढ़ी, उसमें हमारे इतने प्रश्न सही हुए। इसका मतलब इस टॉपिक में हमारी कमी, जब टॉपिक वाइज हो। उसके बाद जब फुल सिलेबस टेस्ट लास्ट में होते हैं, तो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन होने के बाद लास्ट के अंदर आपके फुल सिलेबस टेस्ट रहते हैं, जिससे आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि आपको, चाहे आपने कोचिंग कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है, आप केवल रैंक के लिए काम ना करें। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग टेस्ट का मतलब रैंक। अधिकतर विद्यार्थी ऐसी सोच रखते हैं कि सर ने टेस्ट ले लिया, हमारी रैंक आ गई तो हमारा टेस्ट सही है, और हमारी रैंक नहीं आई तो इसका मतलब हमारा टेस्ट खराब है, हमारी तैयारी नहीं है। जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो जीरो से शुरुआत हमें करनी होती है, करते भी हैं। तो आप ये ना सोचे शुरू से जब तैयारी करें, इसका मतलब ये हो कि जब आप एक आधा बैच पूरा आप ऑब्जेक्टिव का निकालेंगे, जैसे पहला बैच हमारा जून में खत्म हो रहा है, तो जून का मतलब है 6 महीने, लगभग 5 महीने आप हमारे से जुड़े रहे, तो 5 महीने के अंदर आपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया। अब आप उसके बाद अगले बैच जब शुरू हो तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने सिलेबस को अच्छे तरीके से किया हुआ है, अब मेरी रैंक आनी चाहिए। आप क्या करते हैं, पहले बैच के अंदर ही, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लगभग विद्यार्थी जो क्या है कि कोर्स साथ में ले रखा है, साथ में चल रहा है, तो वो आप रैंक कैसे प्राप्त करेंगे। आप केवल ये ध्यान रखें उस समय कि आपने जो कोर्स ले रखा है या आपने कोर्स कर भी रखा है, तो आप उस नोट्स को, आपका जो रिवीजन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि कोर्स के दौरान हमने केवल वहां नोट्स बनाए हैं, पढ़ा कुछ नहीं है, केवल पोथे इकट्ठे किए हैं। आपने फिजिक्स के 3-4 रजिस्टर बना लिए, केमिस्ट्री के बना लिए और बायो के बना लिए, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमें एक
तरह से रास्ते की आवश्यकता है, उस रास्ते पे यदि हम जैसे टेस्ट के माध्यम से जुड़े तो आपका जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा इसके माध्यम से, और आप इसको लंबे समय तक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जैसे आप खुद कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी खुद भी करते हैं, खुद करने का एक नुकसान ये है कि आप खुद करेंगे तो कभी किसी के टॉपिक को पढ़ लिया, कभी किसी टॉपिक को पढ़ लिया, मतलब नियमितता नहीं बनेगी आपके टॉपिक के प्रति, कई टॉपिक हमारे छूट भी जाएंगे, कई टॉपिक ऐसे रहेंगे वो 2-3 बार हो जाएंगे। तो इन नियमितता बनाने के लिए टेस्ट सीरीज विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखने के बाद उसको खुद करने का प्रयास कीजिए। ऐसा यदि आप 2-3 बार करेंगे तो आपकी जो हैबिट इस प्रकार की हो जाएगी कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप खुद निकालने में रुचि पैदा होगी हमारी। और जब तक आप सवाल नहीं निकालेंगे साइंस के अंदर, आप सबको पता है कि बिना सवाल किसी भी प्रकार का सिलेक्शन संभव नहीं है, आप कितना भी रट लें। आपने देखा होगा बहुत से विद्यार्थी हैं जैसे उन्होंने 12वीं के अंदर 90% प्राप्त कर रखे हैं, 95, 92, 93, और इसी तरह उन्होंने बीएससी में लगभग 70, 75, 80% डिग्री उनके पास है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन न होने का यही कारण है कि वो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव अभ्यास उसका बिल्कुल नहीं है, केवल रटा हुआ है। अब उसको प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं वो वहां बच्चा सही नहीं कर पाता है। वो चीजें आप टेस्ट के माध्यम से सीखते हैं यदि आप इसको पॉजिटिव लें। और आप ये सोचें कि मैं तो टेस्ट देते ही मेरी रैंक आ रही है, नहीं, रैंक कब आएगी? जब आप उसको 2-3 बार इस प्रकार की अभ्यास आप करेंगे तो धीरे धीरे रैंक में भी सुधार होगा और आपको कुछ पढ़ा हुआ पता भी चलेगा। अब आप पहली बार पढ़ के टेस्ट देंगे तो आपको पता ही नहीं है, सिलेबस भी आपने अच्छे से पूरा नहीं पढ़ रखा है। तो धीरे धीरे आप जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से आप रेगुलर नियमित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी रैंक भी आएगी, सिलेक्शन भी होगा और आपकी नियमितता भी इससे बनी रहेगी। तो आप जो भी अभ्यर्थी टेस्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे से नहीं भी जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सिलेबस के साथ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस के साथ ज्वाइन करने का ये फायदा है कि आप सिलेबस जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि सर ने जो करवाए टॉपिक वाइज है, आप रिकॉर्डेड क्लास उनकी देख सकते हैं। जैसे हमारा टॉपिक ग्रेविटेशन है जैसे फिजिक्स के अंदर, तो आप उसकी पहले क्लास लीजिए रिकॉर्डेड, उसके बाद हमारे जो 40-45% फिजिक्स के हैं उनको आप खुद अभ्यास कीजिए, निकालिए, और उसके बाद आप खुद भी ऐसे प्रश्न किताब के माध्यम से खुद निकाल सकते हैं कि ये 45% सर ने दिए हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आप उन प्रश्नों को करेंगे तो आपको पूरी यूनिट अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसी तरह बायो जैसे काफी लेंथी है, काफी बड़ी है, तो आप टेस्ट के माध्यम से उसको शॉर्ट और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफी उपयोगी है यदि आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। और आप ये सोचें केवल हमें ऑब्जेक्टिव निकालने हैं, कहीं से भी ले लेंगे बुक, तो शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप एक सॉल्यूशन के माध्यम से, एक शेड्यूल के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ऐसा मेरा विचार है। आपको यदि अच्छा लगे तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, और आपको लगे भी नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आगे धीरे धीरे जब आपने टेस्ट के माध्यम से 1-2 मेरे निःशुल्क टेस्ट भी उसके अंदर डाले हुए हैं ऐप के अंदर, तो आप उन टेस्टों को देखें, आपको लगे भी क्वालिटी है तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अन्य तरीके से, जहां भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ही आप जुड़े, राजस्थान के अंदर जहां भी वीडियो सॉल्यूशन की प्रॉपर वे में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें अच्छे तीनों सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप वहां जुड़ सकते हैं, कहीं भी हो, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में जुड़ना है और इस तरीके से जुड़ना है कि आपका रेगुलर नियमित रूप से जो भी शेड्यूल आपको दिया हुआ है वो रेगुलर चलता रहे, उसके अनुसार आपके जो टेस्ट हैं वो होते रहे, उससे आपको अधिक से अधिक उसका फायदा है जो मिलेगा। अब आगे के सेशन में अर्जुन जी आपको फिजिक्स के जो टेस्ट नंबर हमारा 5 है उसके बारे में बताएंगे। अर्जुन जी। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आपका। तो जो टेस्ट नंबर 5 होने वाला है उसमें भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक है वो ग्रेजुएशन से लिया गया है, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसमें वैसे तो आपको पता है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें, अगर आप पूरी यूनिट में से आप चाहते हैं कि एक टॉपिक चुनना हो तो मैं इस टॉपिक के लिए कहूँगा, बार बार कहता हूँ, कार्नोट इंजन और उसकी दक्षता। ठीक है, अब इसमें अपने सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये ऊष्मागतिकी के नियम है, कार्नोट इंजन की दक्षता है, आंतरिक ऊर्जा है, ये सिलेबस आपको 11वीं क्लास में मिल जाएगा।
बाकी का जो पार्ट है एंट्रोपी, एथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, लीजेंड्रे परिवर्तन, कणों की प्रणाली का सांख्यिकी विवरण, सामान्य अवधारणाएं और अवस्था घनत्व, ये सारे प्रॉपर बीएससी के टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक आप 11वीं की क्लास से पढ़ सकते हैं। इसमें है क्या, उष्मागतिकी के नियम। उष्मागतिकी के नियम आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, थोड़ा फिजिक्स में थोड़े से अलग टाइप से पढ़ते हैं हम। शून्यांकी नियम है, प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम पर आधारित है ऊष्मीय इंजन, और प्रथम नियम को ध्यान से पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन उससे भी आता है। प्रथम नियम आप जानते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। और इसमें एक चीज और है कि पीवी ग्राफ दिया हो, दाब आयतन ग्राफ, उसमें कार्य की गणना करनी भी आपको आनी चाहिए, कैसे गणना होती है। और इसके अलावा कार्नो इंजन, कार्नो के इंजन में आपको पूरी डिटेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कार्नो इंजन में कौन कौन से प्रक्रम चलते हैं, कितनी बार प्रसार होता है, कितनी बार संपीड़न होता है। उसके बाद कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला ज़्यादातर इसी पे आता है, नीटा बराबर 1-T2/T1। ये स्रोत T1 है वो स्रोत का ताप होता है, और T2 किसका ताप होता है, सिंक का। और ये सारे ताप किस में लिए जाते हैं, केल्विन में। ये भी आपको याद रखना, अगर आपको सवाल में डिग्री सेल्सियस में दिए हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको। 273.15 डिग्री, आप 273 जोड़ के आपको गणना ही करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कार्नो इंजन। इसके बाद है आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा जिसको आप यू से लिखते हैं, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। और आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, और ताप से डायरेक्ट संबंध होता है। ताप ज्यादा होता है, आंतरिक ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और अवस्था का फलन है, अगर प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था समान है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी वैसे आप मानते हो किसी सिस्टम की जो अव्यवस्था की जो माप होती है उसे एंट्रोपी बोलते हैं। और आपने कुछ जब बीएससी की आप बुक पढ़ेंगे उसमें कुछ फॉर्मूले हैं 3-4 की, प्रायिकता के साथ एंट्रोपी का क्या संबंध होता है, और एथैल्पी है, और इसके बाद है गिब्स मुक्त ऊर्जा और लीजेंड्रे परिवर्तन। लीजेंड्रे परिवर्तन का मतलब यह है कि आपको एथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा, इन सब में संबंध वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनके बीच में क्या क्या संबंध होते हैं और कौन कौन सी इक्वेशन बनती है। जैसे कई बार आता है कि निम्न में से कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन सही है या गलत है, मैक्सवेल समीकरण के ऊपर भी आता है क्वेश्चन। तो वो इन सब के बीच में संबंध वाली है, जो इसे हम बोलते हैं लीजेंड्रे परिवर्तन। इसके बाद है कणों की प्रणाली का सांख्यिकी विवरण। अब जब ये आता है तो इसमें कंफ्यूजिंग रहती है, तो आप इसमें पढ़ना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कणों की प्रणाली मतलब कोई कणों से बना हुआ सिस्टम है, उसकी सूक्ष्म अवस्था होती है और उसकी स्थूल अवस्था होती है। उन दोनों अवस्थाओं को हम पढ़ने के लिए कौन कौन सी सांख्यिकी का यूज करते हैं हम, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमान सांख्यिकी है, फर्मी ड्राग सांख्यिकी है। वो सांख्यिकी 3 टाइप की सांख्यिकी जो आपको पढ़नी होती है। एक बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी भी होती है, तो ये 3 प्रकार की होगी। तो ये इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है कि बोस-आइंस्टीन है और जो फर्मी ड्राक है, इनमें एक कॉमन, इनमें जो अंतर क्या क्या है वो आपको पढ़ने हैं। अंतर में मतलब जैसे एक इनमें से आप पढ़ेंगे कि एक पाउली अपवर्तन के नियम का पालन करती है और एक पाउली अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती। फिर फर्मियोन्स होते हैं फर्मी ड्राक वाले, और बोसोन होते हैं बोस आइंस्टीन वाले। तो ये कुछ आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपको ऐसे बताया जाएगा कि इतनी सूक्ष्म ये स्थूल अवस्था है 4 और 5 सूक्ष्म अवस्थाओं में बांटना है, ऐसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। इसके अलावा समूह मतलब एंसेंबल, और एंसेंबल में आप पढ़ेंगे कि सूक्ष्म एंसेंबल होता है, माइक्रो एंसेंबल, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल असेंबल, और कैनोनिकल असेंबल और ग्रांड कैनोनिकल असेंबल। थोड़े से हैं जो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे। उसके बाद है अवस्था घनत्व। तो अवस्था घनत्व है कि दी गई ऊर्जा स्तर में उपलब्ध अवस्थाओं की जो संख्या होती है उसे हम अवस्था घनत्व बोलते हैं। तो 1-2 फॉर्मूले हैं उसको बुक में जो आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा इसमें। तो मेन आपको सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है ऊष्मागतिकी नियम, कार्नो इंजन की दक्षता, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी। बाकी ये 4-5 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर वो आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा इसमें। जैसे ये लीजेंड्रे परिवर्तन में आएगा और
उसके अलावा आपको बोन्स आइंस्टीन सांख्यिकी, फर्मी डिराक सांख्यिकी में क्या फर्क होता है वो सब पता होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से ये सिलेबस है। तो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब इस नाम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बीएससी की जो उष्मागतिकी वाली है पूरी बुक ही आ गई इसमें। तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, तो आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।